बेटे आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इससे पहले हमने दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपने जो उस टाइम जितने भी तत्व उपस्थित थे उन सबको समूहों में बांटने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही रिजेक्ट हो गए। अगर आपको याद हो तो वो दो कौन थे? पहला था डोबेराइनर और दूसरा कौन था? न्यूलैंड। इन दोनों ने अपने अपने जो है ग्रुपों में बांटने की कोशिश की थी तत्वों को, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि उनमें बहुत सारी कमियां थी। तो आज हम थर्ड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेंडलीफ के बारे में, कि मेंडलीफ ने किस तरह से उसके टाइम तक जितने भी तत्व ज्ञात हो चुके थे, जितने भी तत्वों का ज्ञान था, उनको किस तरह से ग्रुप में बांटने की कोशिश की थी। तो यानी हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस टाइम जो भी थे साइंटिस्ट, उनके अनसक्सेस होने के बाद, असफल होने के बाद जो है इस मेंडलीफ ने कोशिश की थी कि आवर्त सारणी बनाई जाए। इसका मतलब जो मेंडलीफ है उसको क्या कहा जाता है? मेंडलीफ को जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता किसका? आवर्त सारणी का, क्योंकि इसने जो कोशिश की थी वो ऑलमोस्ट सक्सेस हो गया था चीज़ों को समझाने में कि किस तरह से हम तत्वों को समूह में बांट सकते हैं, इसीलिए इसको जन्मदाता कहा जाता है। इसके टाइम तक 63 तत्व ज्ञात थे। जब इसने अपनी काम शुरू किया तो उस टाइम तक जो है नेचर में इसको 63 एलिमेंट्स का साइंटिस्ट को ज्ञान था। तो इन 63 एलिमेंट्स को भी इसने किस तरह से बांटा था? इन 63 एलिमेंट्स की पहले तो इसने रासायनिक अभिक्रिया कराई। रासायनिक अभिक्रिया कराई गई किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ तथा ऑक्सीजन के साथ, सभी तत्वों की। क्यों कराई गई? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ ये यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ये सभी तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो मेंडलीफ ने क्या किया कि जितने भी तत्व उस समय तक ज्ञात थे, 63 तत्व है, तो उनमें से ऑलमोस्ट सभी ने हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाया और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाया। तो जिस जिस तरह के हाइड्राइड बने या जिस जिस तरह के ऑक्साइड को बनाया गया, उनके यौगिकों के सूत्र उसने नोट कर लिए और इस आधार पर उसने पता लगाया कि ये जो तत्व हैं इनके रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का ज्ञान होने के बाद उसने ये कहा कि जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों के गुण धर्म, चाहे सभी तत्वों के गुणधर्म, चाहे वो रासायनिक है या फिर भौतिक है, वो सभी किस पर डिपेंड करते हैं? उन सभी का आधार क्या है? सभी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। तो इसने ये बताया कि अगर हमें तत्वों को समूहों में बांटना है तो उनके गुणों के बारे में पता होना चाहिए और उनके जो गुण हैं वो उनके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। तो ये पता लगाने के बाद और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उसने ये नियम बताया। उस नियम के अनुसार सभी तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उसने ये क्या बताया? ये जो है नियम है, इसका नियम मेंडलीफ की आवर्त सारणी का ये नियम है कि उसने किस प्रकार से समूह में बांटा तत्वों को, उनके परमाणु भारों के अनुसार उसने क्रम में बांटा। कैसे? जो हल्के परमाणु भार के वो पहले आएंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से परमाणु भारों का आरोही क्रम में लगा करके उसने जो है अपनी पूरी एक सारणी तैयार कर दी। ठीक है, इस तरह से जो उसने सारणी तैयार की है उसमें देखो एक तरफ तो ऐसे खड़े हुए कॉलम होंगे,
इन खड़े हुए कॉलम को उसने नाम दिया समूह का। और एक इस तरह से लेटे हुए होंगे, एक तो खड़ी हुई लाइन हो गई जिसमें तत्वों को रखा है, उसको समूह बोल दिया, और एक इस तरह से लेटे हुई लाइन बना दी जिसमें तत्वों को रखा हुआ है, उनको बोल दिया गया आवर्त। ठीक है, तो जो है आवर्त है उसमें उसने पहला ऐसा जैसे हाइड्रोजन रखा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार सबसे कम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद उसने फिर लिथियम रख दिया क्योंकि उसका कम होता है, फिर बेरिलियम रख दिया, फिर बोरोन रखा, फिर कार्बन रखा। इस तरह से उसने जब परमाणु भारों को आरोही क्रम में रखा तो एक सारणी तैयार हो गई। ठीक है, ये सारणी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से सारणी तैयार हो गई, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, देखो ये इस तरह से जो ये हैं लंबी लाइन ऐसे ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो उसको बोला जाता है समूह, और जब हम बाएं से दाएं ऐसे जाते हैं तो इनको बोला जाता है आवर्त का नाम दिया जाता है इनको। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक सारणी तैयार हो गई। अब इस मेंडलीफ को ही जन्मदाता क्यों बोलते हैं? ऐसा इसने क्या चीज़ बताई जो पहले कोई नहीं बता चुका? तो इसकी खास बात क्या है, इसकी विशेषताएं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या विशेषता है? पहली विशेषता तो ये है कि इसने मेरा जो उसने आवर्त सारणी जो बनाई है उसमें एक जैसे गुणों के जो तत्व हैं एक ही समूह में आए। ठीक है, जो अलग गुणों के तत्व हैं वो अलग समूह में आए। इसके लिए उसने क्या करा है कि कभी कहीं कहीं पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया। क्यों रखा उसने? अभी अभी मैंने क्या बताया था कि उसने कैसे सारणी बनाई थी, जिसका परमाणु भार कम होगा वो पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। लेकिन इसने ये इसकी विशेषता है कि उसने ये देखा कि अगर कहीं पर गुण आपस में मैच नहीं हो रहे हैं तो उसने कहीं कहीं पर जो जिनका परमाणु भार ज़्यादा था उन तत्वों को पहले रख दिया और जिनका परमाणु भार कम था उसको बाद में रख दिया। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल हो गया कोबाल्ट एंड निकिल, ये दोनों तत्व हैं। ठीक है, लेकिन इसने इसमें क्या किया है, कोबाल्ट को इसने पहले रख दिया और निकिल को बाद में रख दिया। जबकि कोबाल्ट का जो परमाणु भार है वो 58.93 है और जो निकिल का परमाणु भार है वो 58.7 है। इसका ज़्यादा इसका कम। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सारणी दिखाऊं तो यहाँ पर कोबाल्ट को इसने पहले रख दिया और निकिल को इसने बाद में रख दिया। क्यों उल्टा किया? ताकि इसकी सारणी खराब ना हो, उन तत्वों को गुणों के आधार पर सही क्रम में रखा जा सके, इसलिए इसने कहीं कहीं पर इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसके बाद इसकी जो दूसरी विशेषता है क्या है? खाली स्थान। इसकी सारणी में कहीं कहीं पर खाली स्थान छोड़ दिए गए। क्यों छोड़ दिए गए? खाली स्थान छोड़े गए भविष्य में मिलने वाले तत्वों के लिए। ठीक है, अगर हम ये देखें इसकी सारणी में कहीं पर खाली स्थान छोड़ दिए तो इसकी कमी नहीं है बल्कि इसकी विशेषता है, क्योंकि मेंडलीफ ने ये बताया था कि अभी तो 63 तत्व ही पता है लेकिन आगे फ्यूचर में और भी डिस्कवर होंगे और भी खोज की जा सकेंगी। तो भविष्य में जो भी तत्व मिलेंगे उनको इस सारणी में बिना छेड़छाड़ के बिना इसको बिगाड़े उन तत्वों को उन खाली जगह पर रखा जा सकेगा। तो ये भी एक इसकी विशेषता हो गई। ठीक, उसके